बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चैप्टर 1 और 2 को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी वेटेज है 8 मार्क्स फाइनल में। चैप्टर 1 और 2 हमारी यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 फिजिक्स की। यूनिट 2 है चैप्टर 3, यानी कि ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये अकेला 7 मार्क्स का है। वो दोनों मिला के 8 के, ये अकेला 7 का है, ठीक है, समझ रहे हो? तो चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें से इन्होंने इस साल कुछ चीजें डिलीट कर दी है, कुछ चीजें बची हैं, फिर भी ठीक ठाक चीजें बची हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आप सबको पता है, 10th में पढ़ा है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था ना 10th में भी, वही है, समझ लो थोड़ा सा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट क्या होता है? करंट जैसे वाटर करंट कहते हैं ना, जब पानी बहता है तो क्या होता है? वाटर करंट कहते हैं। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो करंट बनता है। हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे चार्ज रुके हुए थे। स्टैटिक्स, दे आर एट रेस्ट, चार्ज मूव नहीं करते थे। प्लस चार्ज जहां पड़ा है वहीं रहेगा अपने आप ही, हम उसे मूव नहीं करवाते थे क्योंकि हम उसे कोई एनर्जी नहीं देते थे। अभी क्या है, हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे वायर को, और इनको मिलेगी एनर्जी, एंड दे विल स्टार्ट मूव, they will start moving. So when charges move from one point to another point, they creates current. जब कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो प्रोटॉन तो खैर वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो चलेंगे नहीं। वैसे अगर प्रोटॉन भी चले वो भी करंट बनाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये इलेक्ट्रिक करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव, क्यों मूव करेंगे? क्योंकि आप उसे एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो तो वो चलने लग जाते हैं। So when electron move over the surface of conductor, they create a current called electric current. So electric current की definition क्या हुई? Electric current की mathematical definition है dq by dt. dq by dt मतलब change in charge upon change in time. कितना चार्ज कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे गया, that is a current. I is equal to dq by dt, और simply we can write I is equal to q by t also. I equals to charge by time भी लिख सकते हो। चेंज इन डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप सबको पता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर ने डिस्कवर किया था, तो उनके सरनेम के हिसाब से इन्होंने इसको एम्पेयर रख दिया। सब आपको पता है, 9th में 10th में पढ़ा है, ठीक है। फिर आपने 10th में एक और चीज पढ़ा था, उसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है? ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि जी वो वोल्ट जो हम बैटरी लगाते हैं, जब बैटरी लगाओगे तभी तो करंट आएगा ना। जितनी बैटरी उतना करंट, जितनी वोल्टेज उतना करंट। सो करंट डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जितना वोल्टेज लगाओगे उस हिसाब से करंट आएगा। ज्यादा एनर्जी दोगे ज्यादा तेज करंट चलेगा, कम दोगे कम चलेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आर क्या होता था? रेजिस्टेंस। आपको पता है आर क्या होता था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को कितना रोकता है वायर, इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकेगा, फ्रिक्शन होगा ना कुछ उसमें, उसे करंट, उसे रेजिस्टेंस कहते थे। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम ये होता था ना सिंबल ऐसा, SI यूनिट रेजिस्टेंस इज ओम। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, V और I का ग्राफ याद है? स्ट्रेट लाइन चलता है। हमने 10th में पढ़ा है कि I बढ़ाओगे तो हाथ में क्या बढ़ेगा? V। I 0 तो V भी 0, तो 0। अब I 1 तो उस हिसाब से V भी चेंज होता रहा है डायरेक्टली। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, उन्हें कहते हैं ओमिक डिवाइस। उन्हें क्या कहते हैं? ओमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। सारे डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, बट सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो उनका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट नहीं जाता, उनका ग्राफ कुछ दूर तक स्ट्रेट जाएगा, फिर कर्व हो जाएगा, ऐसा ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ग्राफ सीधा नहीं जाएगा। सो द डिवाइस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ और आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइस। जो ओम्स लॉ को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन ओमिक। ये नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर्स से इंसुलेटर्स। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, हर टेम्परेचर हर वोल्टेज पे नहीं करते, कुछ दूर तक करेंगे, वो तो करंट ही नहीं पास करते पहले तो, है ना।
कुछ डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, एलॉय नहीं करते। एलॉय जो होते हैं कंडक्ट, उसका मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, वो एलॉय होता है ना, वो नहीं मानते ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं चलते वो, तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, उनका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी और भी हम करेंगे ओम्स लॉ के ग्राफ। अच्छा, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको और याद रखने हैं, जो आपके 10th में थे। दूसरा, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये भी हमने 10th में पढ़ा है। रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। घरों में बोलते हैं जितनी मोटी तार होगी उतनी अच्छी, जितनी पतली तार उतनी खराब, जल्दी जल जाती है। तो जो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो एरिया ज्यादा तो डायमीटर ज्यादा होगा ना उसका, तो मोटी तार बोलते हैं अच्छी, जितनी मोटी तार लगाओ उतनी महंगी आती है, जितनी पतली तार उतनी सस्ती। दिवाली वाली लाइट, एलईडी वाली, चाइना वाले पतली पतली तारें डाल देते हैं, एक बार में टूट जाती है, वो खराब हो जाती है ना। तो उसका एरिया कम तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा करंट को रोकता है, वो खराब तार होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो क्या आता था, रो। इसे क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी। ये सब आपने 10th में पढ़ा है। तो L इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड व्हाट इज A इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे ये पेन है तो इस पेन का पूरा एरिया नहीं लेना, आपको पता ना, इसका एरिया लेना होता था, बस सर्कल का एरिया। काटने पे कैसा दिखेगा, सर्कल दिख रहा है, तो एरिया किसका लेना होता था, खाली पाई आर स्क्वायर लेना है, सर्कल का एरिया लेना है। और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो प्रोनाउंस करते हैं ना इसे, और इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। नाउ reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance, denoted by capital G. रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये नहीं पढ़ा आपने 11th 10th में, तो ये सब याद रखना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ जी इज, देखो ये यूनिट क्या है, ओम। ओम को अगर उल्टा लिखो तो कैसे लिखोगे, MHO, नहीं ये महो। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो या ओम इनवर्स। ओम इनवर्स दोनों यूनिट है बेटा। ओम को उल्टे ऑर्डर में लिख दो तो कैसे लिखोगे, MHO। दिस इज ऑल्सो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस या ओम इनवर्स। ओम का उल्टा ओम इनवर्स, दोनों यूनिट है। ठीक है, तो कई की किताबों में ऐसे डिनोट कर रखा है कंडक्टेंस को, कई की किताबों में सिग्मा से, तो दोनों ही कंडक्टेंस है, तो आप ये जी से डिनोट करें। ठीक, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस कम उतनी अच्छा वायर। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाई कैपिटल ये स्मॉल के। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, बोलो, SI unit of conductivity is Simon per meter. SI unit of conductivity is Simon per meter. Simon, ठीक है, या इसका उल्टा कर दो ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या कह सकते हैं हम इसे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। साइमन है, ये एक नया सिस्टम है यूनिट का। पर ओम को साइमन भी कहते हैं, ठीक है, और पर मीटर तो है ही, साइमन पर मीटर भी कह सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो याद रख लेना। बात समझ में आ गई यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।